Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we'll have to discuss respiratory disorder, which is our third lecture according to biology syllabus breakup for the second week, and it is the last lecture of the first chapter, that is gas exchange. Gas exchange. In this lecture, we will have to discuss all human respiratory disorders which are given in your text. There are a number of respiratory disorders which affect the people. The percentage of such disorders is particularly high in Pakistan due to the concentration of more air pollutants both in urban and rural regions. But as compared to when we are discussing urban areas, so there is more population density, huge transportation, and more industrialization will lead to more pollutants in there, so the quality of air in urban atmosphere is not good, and it will lead to different types of human respiratory disorders which affect the human people in the urban areas. So some of the disorders which are given in your text we will have to discuss one by one. But in previous lecture we have discussed in details about the mechanism of human breathing, and there's a comparison chart between inspired air, expired air. Dear student, before to discuss various kinds of human disorders, that is called respiratory disorders, आपको हर डिसऑर्डर्स को जो ह्यूमन है डिसऑर्डर्स है उसको आपने 4 या 5 हेडिंग्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले उस डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन, फिर उसके अंदर जो कॉजल एजेंट है कि कौन से लिविंग और नॉन लिविंग एजेंट्स की वजह से वो डिसऑर्डर हो रहा है या वो डिजीज हो रही है। तीसरा ये है कि उस डिसऑर्डर के सिम्टम्स के अलामात के वो उसके जो अलामात है किस तरह आप उस डिजीज को जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर अगर उसके कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं तो उसको कैसे अडॉप्ट किया जाएगा और वो कौन कौन से हैं, और लास्ट में हम ट्रीटमेंट की बात करें कि आइदर क्या वो हमारे पास वैक्सीन या प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर हमारे पास एंटीबायोटिक्स वो कंट्रोलेबल है कि। तो इन हेडिंग्स को आपने हर जो डिसऑर्डर्स है उसमें अप्लाई करना है, इसको इसी डिसऑर्डर्स की मदद से समझना है, और पेपर में जो बोर्ड के एग्जाम आते हैं उसमें इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक, हेडिंग्स के मुताबिक आपने इसको इनपुट करना है पेपर के ऊपर, ताकि आप जो है मैक्सिमम मार्क्स ले सके। बुक्स के अंदर इस डिसऑर्डर की तफसील तो कम है, लेकिन आप नेट पे और अक्सर जो साइट्स हैं उसमें इन डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कि जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और फेडरल बोर्ड के पेपर्स हैं, तो जितना गिवन हो उतना ही आप उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, समझें, और फिर उसको जो है आप बोर्ड के लिए वो प्रिपेयर करें। तो पहला हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, आपको सबसे पहले ब्रोंकस के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रोंकस के ट्रेके जो सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, जब उसकी ब्रांच राइट लंग्स की तरफ जाती है तो उसे राइट ब्रोंकस कहते हैं, और ट्रेके से लेफ्ट लंग्स की तरफ ट्रेकिल जो ब्रांच जाती है उसे लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं। द प्लूरल इज कॉल्ड एज ब्रोंकिया। इन ट्यूब्स के अंदर बाज़ औक़ात इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इनके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और वो क्यों होती है कि बाज़ औक़ात सब बैक्टीरिया और सम वायरसेस या कुछ केमिकल इरिटेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, या फिर हम सिगरेट स्मोक के अंदर की बात करते हैं कि उनके अंदर मोर देन 4000 केमिकल कंपाउंड मौजूद हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा ऐसे एजेंट्स हैं जो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर का देंगे। तो जब वो आप उनको इनहेल करते हैं तो वो ना सिर्फ म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम बलगम भी कहते हैं, फ्लिप भी कहते हैं, वो इन ट्यूब्स को पार्शली या कम्प्लीटली ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो मसला है वो बनता है। और दूसरा हमारे पास ये है कि जो ब्रोंकियाई होते हैं उसमें तो सी शेप रिंग्स होते हैं, तो उसमें म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से ब्लॉक हो जाती है। लेकिन जो ब्रोंक्यूल्स हैं जिसमें सी शेप रिंग नहीं होते, उनमें मसल्स होते हैं, तो मसल टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो ब्रोंक्यूल्स ट्यूब होती है वो नैरो, वो तंग हो जाती है। तो एक तो वो तंग हो जाती है, दूसरा उसमें म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, तो जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है उनके अंदर डिफिकल्ट ब्रीथिंग होती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो एज द डेफिनेशन में हमने भी डिस्कस किया है कि आपके पास इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, causal agents, viruses, bacteria, chemical irritants or compounds, for example tobacco smoke, जैसे हमने बात की है।
सिम्टम्स में एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन ट्यूब्स लेड टू स्वेलिंग एंड नरिंग ऑफ द टीथ, जो हमने ब्रोंकियोल्स के हवाले से बात की है। इसमें खांसी भी आपको आएगी। माइल्ड वीजिंग ये है कि सांस लेने और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान साउंड्स प्रोड्यूस होती है, जिसको वीजलिंग साउंड्स कहते हैं। सीटियों की तरह आवाज़ आती है, हल्की आवाज़ आती है, लेकिन अगर चेस्ट बहुत टाइट हो, बहुत इन्फेक्शन हो, तो फिर जो साउंड होती है, वीजलिंग साउंड होती है, वो ज़्यादा होती है। और स्पेशली जब आप रात को सोते हैं तो चेस्ट टाइटनेस की वजह से वो वीजलिंग साउंड बहुत ज़्यादा जो है वो रिकग्नाइजेबल होती है। बुखार इसके अंदर होता है, अगर वो वायरल और बैक्टीरिया की वजह से हो तो इन्फ्लेमेशन के साथ साथ टेम्परेचर भी आपका ज़्यादा जाता है, दैट इज 101 102 फ़ारेनहाइट तक। और इम्यूनिटी कम हो तो फिर ये 103 104 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर आपका एक्सीड करता है। टेम्परेचर कभी इंक्रीज डिक्रीज होता है, दैट इज सिम्टम्स में हमारे पास आएगी। और द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस आर देयर, दैट इज माइक्रो शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। रीजन मैंने बताया कि क्यों शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ होती है। जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो चूंकि ब्लॉकेज हुई होती है और नैरोनेस हुई होती है, तो इसके नतीजे में जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होती है उसमें डिफिकल्टी होती है और आप फोर्सफुली सांस लेते हो, सांस छोड़ते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस में हम डिस्कशन करेंगे। इसके दो टाइप्स हैं, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस है और एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। एक्यूट का मतलब होता है सडन, कोई भी ऐसी बीमारी जो अचानक आती है, शॉर्ट टाइम के लिए आती है, सिम्टम्स अपीयर कर लेती है और क्विकली जो है वो डिजीज खत्म हो जाती है और पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, इनको हम कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। तो इस तरह जो ब्रोंकाइटिस में एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, ये तकरीबन 2 वीक्स तक ये डिजीज रहती है। 14 डेज तक इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, मौजूद होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाती है। तो इसमें ये कि क्विक रिकवरी होती है, पेशेंट की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। तो आपके जो लंग्स है वो परमानेंटली डैमेज नहीं होती और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता और रिलीफ नहीं होती। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो इसकी दूसरी टाइप है, ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस की एक्सटेंशन है। अगर आप एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लिए कोई मेडिकेशन नहीं लेंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स, हाइजीनिक एनवायरनमेंट, इन तमाम चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, अगर आप उसको नहीं अडॉप्ट करते, तो यही डिजीज प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। जब ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है तो उससे कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और बाज़ औक़ात ये लंग्स को जो है सीवियरली डैमेज कर लेते हैं और नॉन रिकवरेबल लॉसेस कर होती हैं और ये डेथ की तरफ भी पेशेंट को लेकर जा सकती हैं। दिस सिंपल डिजीज है और ये आसानी के साथ एंटीबायोटिक्स की मदद से कंट्रोल हो सकती है। हेल्दी डाइट, हाइजीनिक कंडीशंस, एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर आप रह रहे हैं, बॉडी हाइजीन, जो होम हाइजीन है या जिस कंडीशन में रह रहे हैं, अगर आप उसको हाइजीनिक रखेंगे तो ये डिजीज आप आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं और इससे आप आसानी से निकल सकते हैं। ब्रोंकाइटिस के वन ऑफ द डिसऑर्डर आपको ये डायग्राम में नजर आ रही है कि इसमें ट्रेकिया और ये राइट ब्रांच, जो हमारे पास एक राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस हमारे पास जाती है। तो इसमें आप देखें कि अगर ये ब्रोंक्यूल्स की बात हम करें तो इसमें ये जो मसल्स हैं ये टाइट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में इसका जो डाया होता है वो कम हो जाता है और ये नैरो डायमीटर की बन जाती है, तंग हो जाती है। और चूंकि इसमें म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं, तो जो बैक्टीरियल स्पोर, फंगल स्पोर को ट्रैप करते हैं, लेकिन अगर वो माइक्रोसिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा है डेंजरस हो और आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी ना हो कि आप उसको कंट्रोल कर सकें, या आप अगर एंटीबायोटिक्स नहीं ले रहे तो म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज का बायस भी बनती है और नैरोनेस की वजह से जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है, जिन्हें डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग होती है। दूसरी तरफ आप देखें कि ये नॉर्मल हमारे पास जो है वो ब्रोंक्यूल्स है, जिसमें मसल रिलैक्स फॉर्म में है, डायमीटर जो है नॉर्मल वे में है और इनमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नॉर्मल है, क्यों कोई म्यूकस प्रोडक्शन नहीं है। तो हेल्दी ब्रोंक्यूल्स एंड दैट इज कॉल्ड एज एन इन्फेक्टेड ब्रोंक्यूल एंड दैट इज व्हाट वी से ब्रोंकाइटिस। तो डायग्राम का मकसद ये होता है कि आपको थोड़ा यू क्लियर हो जाए कि जो मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर जो बॉडी आर्गन्स होते हैं या ट्यूब्स होती है वो किस तरह इफेक्ट होती है। तो जारी बात है मैकेनिज्म भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। हाँ, सेकंड हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो हमारे पास एम्फीसीमा है। एम्फीसीमा क्या है कि आपके अंदर जो एल्वेलाई हैं, जिसको हम एयर पॉकेट्स कहते हैं, एयर पाउचेस कहते हैं, इनकी जो वॉल्स होती है वो सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो वो जो बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह होते हैं, वो आहिस्ता 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 उनके दरमियान जो पार्टीशन हैं, छोटे छोटे बबल्स हैं, बैलून्स हैं, अंगूर के गुच्छे की तरह वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं
तो जब छोटे छोटे एयर पॉकेट्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं तो इन लार्ज सैक्स बनाते हैं. So it is characterized by the gradual breakdown of the thin walls of the alveoli, which have been weakened due to continuous exposure in unhealthy air. इस पे हम यहाँ पर बात करने के एम्फीसीमा के लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ये ज्यादातर आपके पास जो सिगरेट स्मोक होती हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं एयर के अंदर, केमिकल एरिटेंट्स होते हैं, जब वो कंसिस्टेंटली आपके एल्वोलाई के अंदर आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जाके जो अंदर एयर पॉकेट्स की वॉल्स होती है उनके साथ जो है वो स्टक करते जाते हैं. इसी तरह अगर आप देखें, अगर आप अपनी शावर नहीं लेते या आपकी स्किन है, आप उसकी सफाई नहीं करते तो आप देखें कि उसके ऊपर जो मेल होती है वो जमती जाती है, और कभी अगर आप उस स्किन के ऊपर इस तरह उंगली या हाथ लगाएं तो मेल की थिक लेयर आपकी जो है उंगली ऊपर आ जाती है, क्योंकि आप उसकी जो है क्लीननेस नहीं कर रहे. इसी तरह एयर के अंदर या सिगरेट स्मोक के अंदर, पर्टिकुलरली हम बात करें जो सिगरेट स्मोकर हैं, स्मोकर लोग हैं, क्योंकि सिगरेट के अंदर मोर देन 4000 केमिकल कंपाउंड्स मौजूद है और उसमें 50 से ज्यादा कार्सिनोजन है जो कैंसर काज करते हैं, उसमें इरिटेंट्स हैं, उसमें हमारे पास टार केमिकल कंपाउंड मौजूद है. ये केमिकल कंपाउंड जो है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के साथ साथ ये आपकी जो एल्वोलस वॉल्स हैं, जो थिन एपिथेलियल वॉल्स है, उनके साथ साथ जो है वो स्टक करते जाते हैं. तो वो तो केमिकल कंपाउंड है, जब वो स्टक करेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो उन वॉल्स को ब्रेक करना शुरू करेंगे, उनको थिन करना शुरू करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो वॉल डैमेज होती जाएंगी तो छोटे छोटे पॉकेट्स की जब वॉल ब्रेक होती जाएगी तो वो एक लार्ज सैक बना लेगी. जब इन लार्ज सैक्स बना लेती हैं तो इनके अंदर जो एयर की कैपेसिटी होती है वो आहिस्ता से कम होनी शुरू हो जाती है. उनके ऊपर बाद ब्लड कैपिलरीज जो है वो ब्रेक होने शुरू हो जाती हैं, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड और लार्ज एल्वेओलर सैक्स के दरमियान जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में जिसको हम कहते हैं कि डिक्रीज सरफेस एरिया, यानी वो फंक्शनल एरिया जिसमें जो एल्वेओलर वॉल है और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ गैस एक्सचेंज होती थी इफेक्ट होने की वजह से, अब वो गैस एक्सचेंज जो है वो नॉर्मल नहीं हो रही, और कम जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके लंग से बाहर जा रही है और कम ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर आ रही है. तो इसमें हम डायग्राम से भी आगे डिस्कस करेंगे. एज अ रिजल्ट एयर स्पेस बिकम लार्जर एंड द टोटल सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज इज डिक्रीज. काजल एजेंट हमने जैसे बात की कि द रूट काज ऑफ emphysema इज लॉन्ग टर्म इरिटेशन ऑफ द लंग्स, इरिटेशन सेंसिटिविटी ऑफ द लंग्स मोस्ट कॉमनली ड्यू टू सिगरेट स्मोक, एयर पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल डस्ट की वजह से. इसका मतलब है कि नॉन लिविंग फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिविंग फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. और ये केमिकल एजेंट्स जो है ये अपीयर होते हैं, और जब तब आपको पता चलता है, क्योंकि ये कॉजल एजेंट नहीं होते तो इसमें अमूमन हमें टेम्परेचर वगैरह नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ी बहुत सांस में प्रॉब्लम है और आप उसको टेस्ट ना करवाएं तो बाजू का ये सिम्टम अचानक इसके तरह अपीयर हो जाते हैं कि फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं अभी तो आपके 50 to 70% जो है लंग्स को कोलैप्स कर चुके हैं, वो ब्रेक हो चुके हैं. और क्योंकि इस डिसऑर्डर में जब कंप्रिहेंसिव सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपके 50 to 70% जो है लंग्स जो होते हैं वो इफेक्ट हो चुके होते हैं. सिम्टम्स में हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, फटीग, थकावट होती है, रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपको बार बार हो सकते हैं, ठीक है, और वेट लॉस आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा. अभी हमने जो डिस्कस किया कि 50 to 70% लंग्स आपके डैमेज हो सकते हैं अंटिल कि जब ये सिम्टम्स अपीयर हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपको एम्फीसीमा डिसऑर्डर. So that's because of totally you are living in unhygienic environment, unhealthy air, here uh, where there are more transportation, more industries over there, and you will living over there. So the respiratory problems and the emphysema will be severe over there. ट्रीटमेंट क्या है, स्टॉप स्मोकिंग, एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है थोड़ी वीक हो जाती है तो इसमें बैक्टीरिया और जो वायरसेस और फंगल है वो अपॉर्चुनिस्टिक का काम कर सकते हैं और आपको मजीद डैमेज कर सकते हैं. एम्फीसीमा कैन बी स्लो डाउन बट देयर इज नो क्योर. तो ये इसके सब ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम नीचे डायग्राम के अंदर जाएं तो ये देखें कि आपके पास नॉर्मल एल्वेलाई है, नॉर्मल मसल्स हैं, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द कैविटीज जिसको एयर पाउचेस कहते हैं, एल्वेलाई एयर सैक्स कहते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स नॉर्मल डायमीटर की हैं. लेकिन अगर आप दूसरी तरफ की जाए कि जिसमें हम एम्फीसीमा के बारे में बताया गया है, तो इसमें आप देखें कि मसल जो है वो टाइट भी हो रहे हैं, कंट्रैक्शन की स्टेट पे जा रही है, नैरो हो रही हैं, और जो एयर पॉकेट्स के अंदर ये जो पार्टीशन, आपको ये पार्टीशन नजर आ रही है, ये पार्टीशन ये वाली,
अब आप देखें कि वो पार्टीशन यहाँ नहीं नजर आ रही। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई वो सेप्टम्स नहीं है, यानी पार्टीशन आपको नजर नहीं आ रही, और एक लार्ज सेक में कन्वर्ट हो गया। आप पहले देखें, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 हैं इसके अंदर, और उसमें पार्टीशन भी है, लेकिन आप यहाँ देखें कि वो सारा एक लार्ज सेक में तब्दील हो गया है। तो यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है वो कम्प्लीटली ऑक्सीजनेशन या जो डी जो डी कार्बन डाइऑक्साइड वाले जिसको हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा यानी यहाँ पे और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में नहीं जाता। So that is called emphysemic alveolar sac, or this is called as the normal alveolar sac, in which the alveoli are in normal partition and normal size, and this is enlarged. Okay, there's another healthy lungs, that is called the healthy alveoli. देख रहे हैं particles trapped in alveoli, जब इसके अंदर trapped हो जाते हैं, inflammation हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है जो walls है, ये thin walls हैं, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, उनके दरमियान पार्टीशन नहीं रहती, और पार्टीशन ना होने की वजह से ये एक लार्ज सेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब लार्ज सेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो लंग्स है वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेट नहीं कर पाते, यानी प्रॉपर ऑक्सीजन आपके ब्लड में शामिल नहीं होती, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है वो आपके लंग्स के थ्रू बाय एयर में शामिल नहीं होती। थर्ड डिसऑर्डर जो हमारे पास है वो हमारे पास है नमोनिया। नमोनिया तो नमोनिया के बारे में ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, और ये इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स होती है, और मोस्टली ज़्यादातर ये तो बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया कहते हैं। Streptococcus pneumoniae is responsible for this disorder, but some viruses and fungi is also responsible for this disorder. इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि जो ट्यूब्स होती हैं, जिसको ब्रोंकियोल ट्यूब्स कहते हैं या ब्रोंकियाई कहते हैं, तो बैक्टीरिया उनके अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स को जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो म्यूकस प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। प्लस वहाँ पर चूंकि जब म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और बैक्टीरिया की मौजूदगी होती है, तो बैक्टीरिया और आपके जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, जो इम्यून सेल्स होते हैं, उनके दरमियान फाइटिंग शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में वहाँ लंग ट्यूब के या लंग्स के नॉर्मल सेल प्लस जो बैक्टीरिया है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, और प्लस आपके जो वाइट ब्लड सेल वो डेड होने शुरू हो जाते हैं, और वहाँ इसको हम कहते हैं कलेक्टिवली पस। तो उसमें पस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, और जो म्यूकस है वो थिन फॉर्म में भी होता है और थिक फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में भी है और विस्कस फॉर्म में भी है। दोनों की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है कि पार्शल और कंप्लीट ब्लॉकेज बनती है। सो pneumonia it is the infection of lungs. If both the lungs are infected, then it is called as double pneumonia, and characterized by the inflammation of alveolar walls, the presence of fluid pus in the alveolar sac of one or both lungs. So this is the comprehensive definition about pneumonia. काजल एजेंट हमने भी बात की कि स्ट्रेप्टोकोकस राउंड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर pneumonia, and some viruses and fungal and might be some जो हमारे पास कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, जो वाटर बॉर्न प्रोटोजोन्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, वो भी नमूनिया का बायस बनते हैं। लेकिन जो मोस्ट प्रिडोमिनेंट कॉजल एजेंट है बहुत ज़्यादा, वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया। तो जितनी भी ज़्यादातर बैक्टीरियल डिजीज होती है वो आसानी के साथ एंटीबायोटिक से कंट्रोल हो जाती है। नमूने के लिए हमारे पास अब सिम्टम्स क्या है कि हाई फीवर, इसमें बुखार होता है, शिवरिंग होती है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होती है, सर्दी की वजह से झटके आते हैं, कफनेस होती है, और विस्पुडम प्रोडक्शन का मतलब इसमें बलगम आता है। और अगर ये शदीद नौयत की हो तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जब पेशेंट कफिंग करता है, खांसी करता है, तो उसके ब्लड कैपिलरीज वो इतने फोर्सफुली कफिंग करता है कि उनके जो वॉल्स हैं उनके ऊपर वो ब्लड कैपिलरीज भी एल्वोलाई के ऊपर वो ब्रेक हो जाती है, और स्पूटम के अंदर खून भी आता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि द डिजीज इज मोर सीवियर एंड इट इज गोइंग टुवर्ड कोरोनिक स्टेज। पेशेंट बिकम ऑफ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी होती है, और वो बार बार सांस लेते हैं, यानी 1 मिनट के अंदर वो तकरीबन 20-30 दफ़ा जो है सांस ले रहा होता है, तब उसको ऑक्सीजनेशन मिल रही होती है। और चूंकि हमारे पास ऑक्सीजन कम आ रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से कम जा रही होती है, तो स्किन के अंदर जो पर्पलिश है या ब्लूइशनेस है वो स्किन के अंदर अपीयर होती है, एंड इट रिप्रेजेंट मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन in the skin blood capillaries and poor oxygenation. That is called as about purplish or dusty skin. ट्रीटमेंट क्या है? अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो उसके लिए वैक्सीन प्लस एंटीबायोटिक बहुत अवेलेबल है, तो ये क्योरेबल है।
लेकिन अगर आप उसको जो है क्रोनिक स्टेज तक ना जाने दें, आप प्रॉपर एंटीबायोटिक्स ले, प्रॉपर रेगुलर चेकअप करें, हेल्दी डाइट रखें और हाइजीनिक कंडीशन अपनाएं, तो इट विल हैव टू बी क्विकली रिकवर्ड। बट अगर इन प्रिवेंटिव मेजर्स को आप फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉपर जो प्रोसीजर्स है, SOPs इसको अवेल नहीं करेंगे, तो इट विल लेड टू डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। नमूनिया डिसऑर्डर में आप यहाँ पर एक डायग्रामेटिक स्केच देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एल्वुलर ओपन एयर स्पेसेस हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइटनेस भी होती है, जिसकी वजह से ब्रोंक्यूल स्मॉल डायमीटर के हो जाते हैं। और दूसरा यहाँ पर एयर स्पेस के अंदर जो है वो फ्लूइड, क्योंकि यहाँ जो एल्वुलर सेल्स हैं जिनको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और उनके जो सेल्स का जो फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, वो बाहर आना शुरू हो जाता है और एरिया को ब्लॉक कर देता है। अब जब इन एयर पॉकेट्स के अंदर, एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड आएगा, तो फिर जाहिर बात है कि ये जो है एयर को कैसे जो है वो मैनेज करेगा, एयर के लिए वॉल्यूम कैसे अवेलेबल होगा। तो म्यूकस प्रोडक्शन प्लस फ्लूइड अवेलेबिलिटी, इट विल रिप्रेजेंट नमूनिया डिसऑर्डर। और ये आप एक्सरे में आप देखते हैं कि जब आप इसकी एक्सरे आप खोल के देखें या कभी किसी मिनट पे, तो उसमें देखें कि वहां पर वो ब्लैंक शो हो रहा होता है। इसका मतलब है कि वहाँ मोर वाटर फ्लूइड प्रेजेंस जो है वो शो हो रही होती है। हमारे पास जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो एज्मा के बारे में। एज्मा एज्मा हमारे पास अगर हम ये बात करते हैं, तो इट इज द फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड वेरिंग ऑफ द एयरवे। इसका मतलब, एज्मा का मतलब है कि एलर्जी का, हम एलर्जी किसे कहते हैं? एलर्जी का मतलब है सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी, sensitivity of the body to any living and non-living component of the environment is called as allergy। ये बात लोग देखते हैं कि घर में 3 या 4 लोग होते हैं, तो जब मार्च का महीना आता है तो 3 या 4 ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो उसमें एक को एलर्जी होती है। रेस्ट ऑफ द जो ब्रदर सिस्टर होते हैं वो वहीं पर होते हैं, लेकिन उनको कोई डिसऑर्डर नहीं होता, वो ठीक रहते हैं, उनको कोई स्नीजिंग नहीं होती, उनके नेजल डिस्चार्ज नहीं होती, उनकी चेस्ट टाइटनेस नहीं होती, उनकी डिफिकल्ट ब्रीथिंग नहीं होती। तो इसका मतलब है कि द रेस्ट ऑफ द पर्सन don't have sensitivity for pollen, and that person have a sensitivity for pollen। तो एलर्जी जो हमारे पास है, ये बॉडी की सेंसिटिविटी है टू एनी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। बाद में को ह्यूमिडिटी की वजह से एलर्जी होती है, लेकिन थोड़ी सी जो है बारिश वगैरह होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो चीखना शुरू कर देते हैं, उनकी जो ब्रीथिंग डिफिकल्ट हो जाती है, चेस्ट टाइट हो जाते हैं, लेकिन बाकी घर के मेंबर्स जो होते हैं वो ठीक रहते हैं। तो इसका मतलब है कि दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ पैथोजन और बैक्टीरिया और वायरस, फंजाई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बाकियों को जो है वो पॉलन की वजह से, डस्ट की वजह से इरिटेशन, स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं, स्नीजिंग, कफिंग शुरू हो जाती है। तो ये सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी है। अच्छा जी, इसमें हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी है, जो डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से, परफ्यूम की वजह से, पॉलन की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, कोल्ड की वजह से, ठंडा थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, कोल्ड वेव या एसी पे बैठ जाते हैं तो उसकी छींकें शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और इरिटेशन नाक के अंदर शुरू हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी विच इज कॉल्ड एलर्जी। तो एजमा भी द फॉर्म ऑफ एलर्जी है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो डस्ट या परफ्यूम के पार्टिकल्स आपके नाक के अंदर आते हैं, तो अ, ये जो है जब आपके सेल्स के साथ जो एयर पैसेजेस नाक के सेल के साथ, ट्रेकी के सेल्स के साथ अटैच होते हैं, तो फौरन आपके इम्यून सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो बेसल सेल्स है, और या जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, या फिर जो आपके पास ट्रेकिया के जो सेल्स हैं, वो फौरन हिस्टामाइन रिलीज करते हैं, केमिकल कंपाउंड है। और वो केमिकल कंपाउंड क्या कर लेते हैं कि आपके जो ब्रोंकियोल्स हैं और जो एल्वुलर डक्ट्स है उनको नैरो करना शुरू कर देते हैं। उसका मकसद ये होता है कि ये जो डस्ट है या ये पॉलन है या ये परफ्यूम के पार्ट है, ये किसी तरह लंग्स में ना पहुंचे और आपको मजीद डैमेज ना करे। तो ये वो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए होता है, लेकिन उसकी वजह से आपको तकलीफ बहुत होती है, आप जो है इस डिसऑर्डर से मुबतला हो जाती है, आपकी डिफिकल्ट ब्रीथिंग होती है। तो ये वो सेंसिटिविटी, तो हिस्टामाइन रिलीज होने की वजह से नैरोनेस आती है। प्लस ये होता है कि म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, जो सेल्स है वो म्यूकस थिक प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं, और वो फ्लो होना शुरू हो जाती है ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स में और एल्वुलर डक्ट्स में, इसकी वजह से पार्शियल और जो है कंप्लीट ब्लॉकेज का बायस बनती है। सिम्टम्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ विद एक्सर्शन और एट नाइट, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, कफ एंड चेस्ट टाइटनेस पर्टिकुलरली एट नाइट। ट्रीटमेंट क्या है? अभी तक इसके लिए वैक्सीनेशन की जाती है फॉरेन कंट्रीज में, हमारे NIH में इसकी वैक्सीनेशन की जाती है।
ताकि वो जो वैक्सीन आपको मिले, ठीक है, तो उसके नतीजे में आप के अंदर हिस्टामिन प्रोडक्शन कम से कम हो और आपकी जो नैरोनेस है उसको वो वाइड सतह पर रखे। लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। जो आपके ट्यूब्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं उनको डायलेट करने के लिए आप डायलेटर इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट मेडिसिन और इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर इस्तेमाल करते हैं। तो वो टेम्परेरी तौर पे वो ब्लॉकेज को ओपन कर लेती है, आप रिलीफ फील करते हैं, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। ये सेंसिटिविटी है और ये जब तक होती है, आप जब तक प्रोलॉन्ग होती है, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीट क्योर इसका जो है वो मुमकिन नहीं है। सो इनहेलर और डायलेटर आप इसको लिए इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन और इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर। डायग्रामेटिक व्यू आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल आपके पास ब्रोंक्यूल है, इसमें मसल रिलैक्स स्टेट पे है, नॉर्मल लाइनिंग क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, म्यूकस प्रोडक्शन नॉर्मल क्वांटिटी जितनी होती है उसमें होनी चाहिए, एयर पैसेजवेज के लिए जो एरिया है वो ओपन है, नो ब्लॉकेज। बट यहाँ पर आप देखें कि इट विल हैव टू बी द मसल्स बिकम टाइटेंड और ब्रोंकियोल्स और एल्वेओलर डक्ट्स को ये शॉर्ट कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, डायमीटर कम हो जाता है, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो वो ब्लॉकेज का बायस बनती है। एक तो नैरोनेस हो जाती है, इसका ट्यूब का डायमीटर कम हो जाता है तो तब सांस लेने और सांस छोड़ने में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होती है। दूसरा म्यूकस प्रोडक्शन वो भी ब्लॉकेज का बायस बनते हैं, तो डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर हमारे पास है वो लंग्स कैंसर है। तो कैंसर कैसे कहते हैं, इसको हमने 9th में डिटेल्स में पढ़ा था। बेनाइन कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर क्या होता है, दैट इज एरर्स इन माइटोसिस में हमने डिस्कस किया था। दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल वाले चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9। तो अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज लंग्स कैंसर। अगर आपके जो लंग्स के टिश्यूज हैं वो डिवाइड करना शुरू कर दें और वो फिर रुकने का नाम ना ले तो उसको कहते हैं अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन। अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन तो होती है, लेकिन इसमें ये कि जो सेल्स होते हैं जो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो अपनी मॉर्फोलॉजी लॉस कर लेते हैं, अपनी फिजियोलॉजी। यानी वो सेल आपके जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अगर ये लंग्स के सेल तो ये किस टाइप के सेल है और इनके जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है। तो दे लॉस्ट देयर मॉर्फोलॉजी, उनकी शेप खत्म हो जाती है, वो प्रोमिनेंट नहीं रहती, और वो आपके जिस्म के लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे लॉस्ट देयर फंक्शन। इस किस्म के सेल जिनकी मॉर्फोलॉजी लॉस्ट हो जाए, जिनकी फिजियोलॉजी यानी वो फंक्शन करने के काबिल ना हो, इस किस्म के मल्टीप्लाइंग सेल को जो ना रुकने का नाम ले उसको हम कहते हैं लंग्स कैंसर। अगर ये लंग्स के टिश्यू है तो उसमें क्या होता है कि मेलेग्नेंट ट्यूमर का मतलब है कि पर्टिकुलर एरिया पे आपके ट्यूमर सेल बन जाते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं और वो नियर बाय सेल्स को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो नॉर्मल सेल्स है वो नॉन फंक्शनल सेल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, और इस तरह आपका जो लंग्स होता है वो नॉन फंक्शनल होता जाता है। नॉन फंक्शनल का मतलब लंग्स का काम है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, लेकिन अगर वो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ना कर, वो ट्रैपिंग ना कर रहा हो, वो डस्ट पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप ना कर रहा हो, वो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ना कर रहा हो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड विड्रॉ करके बाहर डिस्चार्ज ना करो, तो इसका मतलब है कि योर लंग्स टिश्यूज हैज बीन कंप्लीटली डैमेज या नॉन फंक्शनल, that it will lead to that is called as lung cancer or that is tumor production। काजल एजेंट क्या हमारे पास है, कार्सिनोजन। अभी हमने कहा कि मेन रीजन लंग कैंसर के लिए है कि सिगरेट स्मोक है हमारे पास कि मोर देन 4000 केमिकल कंपाउंड में 50 ऐसे केमिकल ऐसे कंपाउंड हैं जो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं जो कैंसर का बायस बनती हैं और लंग्स के सेल्स को परमानेंटली डैमेज कर लेती हैं, उसको नॉन फंक्शनल कर देती है। इसके अलावा आयोनाइजिंग रेडिएशन के सामने जो बार बार एक्सरे करते हैं या ऐसे रेडिएशन के सामने एक्सपोज होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करते हैं, ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ रेडिएशन ज़्यादा होती है, तो वो लंग्स के सेल्स को परमानेंट डैमेज कर लेते हैं। Viral infection is also responsible for lung cancer, but least. So cigarette smoke contains 50 known as carcinogen, which is responsible for lung cancer. Bad effects of smoking में हमारे पास क्या आएगा कि इंस्टेड ऑफ लंग्स कैंसर तो सबको पता है कि वो लंग्स को डैमेज करे, लेकिन लंग्स के साथ साथ वो जो केमिकल एजेंट्स होते हैं जो स्मोक के जरिए या जो पोल्यूटेंट्स के जरिए से आपके ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड से जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक जाते हैं, तो वो इसके अलावा किन ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें है कैंसर ऑफ किडनी, ऑरल कैविटी, माउथ कैविटी, लैरिंक्स दैट साउंड बॉक्स वॉइस बॉक्स को डैमेज कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो काज कर सकते हैं फीमेल्स के अंदर।
ब्लैडर जो है वो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आपका जो गॉल ब्लैडर है, आपका यूरेटरी ब्लैडर है, उसको डैमेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पेंक्रियाज हैं, जो एंडोक्राइन नेचर है, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करते हैं, तो पेंक्रियाज को भी डैमेज कर सकता है। इसके अलावा ये सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जब आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो उसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं, लंग्स में लेकर जाते हैं। अब जब लंग्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद हो तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप स्मोक करते हैं तो वो लंग्स में आई आई हुई होती, मौजूद होती है, और ऑक्सीजन भी होती है। तो चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन कम होती है, तो इसलिए वो जो कम ऑक्सीजन होती है वो आपके ब्लड में शामिल नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में आपके सेल्स को, आपके बॉडी टिश्यूज को, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में उसको कम ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि आप स्मोक के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर जाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देती, और इसके नतीजे में आपकी जो प्लेटलेट प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में आपके ब्लड के अंदर विस्कोसिटी बढ़ती है, थिकनेस बढ़ती है, और ये हमारे पास जो है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का बनती है। इसका मतलब हमारे पास है कि वो जो नैरोनेस है उसमें वो आती है, वो तंग हो जाते हैं, वो नैरो हो जाते हैं। और जब वो ब्लड आर्टरी नैरो होंगी तो कम वॉल्यूम ऑफ द ब्लड हार्ट तक जाएगा, कम वॉल्यूम ऑफ द ब्लड के अंदर कम ऑक्सीजन, क्योंकि कम ऑक्सीजन की वजह से आपकी जो कार्डियक मसल वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह माइकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है या आपको हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास है स्मोकिंग है, वो आपके अफेक्ट कर सकती है लंग्स को। इनके अलावा जिसको हम टीबी कहते हैं, टीबी कॉल्ड एज टीबी इज द डिसऑर्डर ऑफ द लंग्स व्हिच इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इन सिगरेट स्मोक की वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो कुदरती तौर पे जरासीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। इसलिए माइकोबैक्टीरियम को चांस मिल जाता है और वो आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काबू कर लेता है, और आपको जो टीबी है, अगर वो जरासीम आया हुआ है, इसके अलावा आप सिगरेट स्मोकर हैं, ये स्मोकर हैं आप, तो फिर आपके अंदर टीबी के जो डिसऑर्डर्स हैं, टीबी होने के 2 से 4 गुना आपके पास जो है वो चांसेस हो सकती हैं। आपको रिकरेंट बार बार आपको टीबी हो सकती है, और टीबी इज वन ऑफ द ह्यूज डिसऑर्डर इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। इसमें पेशेंट जो है वो इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशन, दैट इज कॉल्ड मोर पीपल लिविंग इन कंजेस्टेड एरियाज। एक कमरे में 4 से 5 बंदे होते हैं, एक घर में ज्यादा बंदे होते हैं, तंग गली में रहते हैं, तो वहाँ पर टीबी के जो है डिसऑर्डर के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसी तरह जब आपकी इम्यूनिटी कोलैप्स हो जाती है, कम हो जाती है, तो नमूनिया के जो डिसऑर्डर होने के चांस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाते हैं। वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ द टीथ, आप स्मोक में जो केमिकल कंपाउंड है वो आपके जो दांतों के आउटर कवरिंग एनेमल उसको भी लॉस डैमेज करती है। उसके ऊपर जो है प्लाक्स बन जाते हैं, उसके ऊपर स्पॉट्स बन जाते हैं, स्टेन्स बन जाते हैं, और लुकिंग बैड। और साथ साथ ये कि वही जो प्लैक्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो आपके दांतों की आउटर कवरिंग, आउटर लेयर और इनर लेयर को डैमेज करते जाते हो और इन साइड पे चले जाते हैं, जिसके नतीजे में स्मोकर के अंदर 2 to 3 टाइम्स जो है टूथ डिके या दांतों के जो निकलने के चांस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अगर हम एक डायग्राम में देखें तो ये दीज आर द स्पॉट्स विच रिप्रेजेंट लंग्स कैंसर। ये लंग्स कैंसर को रिप्रेजेंट करते हैं, वन ऑफ द डायग्रामेटिक व्यू। और यही फिर प्रोलिफरेट करता है और लंग्स के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, प्रोलिफरेट करके लंग्स के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। और जब आपकी ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती तो आप सांस ना लेने की वजह से आप कोलैप्स कर जाते हैं और आप डेथ की स्टेज पर चले जाते हैं। दिस अनदर डायग्राम दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लंग कैंसर। नॉर्मल लंग जिसमें कैंसर नहीं है, नॉर्मल हेल्दी स्टेट पे है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर लंग, जिसमें जो ट्यूमर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करके प्रोलिफरेट करी फैलती जा रही है, और लंग्स जो है वो नॉन फंक्शन। तो अल्लाह ताला ने जो आपको जिस्म के अंदर ऑर्गन स्पेयर फॉर्म में दिए हैं, तो उसमें अगर एक ऑर्गन डैमेज हो जाए, एक ऑर्गन सही हो, तब भी आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन उसमें प्रेशर ज्यादा हो तो उस ऑर्गन के ऊपर, इसलिए हम चाहिए कि जो स्मोकिंग है उसको अवॉइड करेंगे, अपने एनवायरनमेंट के अंदर क्लीननेस को मेंटेन करें, तो आप इस डिसऑर्डर से जो है वो आप बच सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं वो आपके पास के व्हाट आर द ऑर्गन्स अफेक्टेड बाय द सिगरेट स्मोक अदर देन लंग्स। लंग्स के अलावा वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो सिगरेट स्मोक करने की वजह से अफेक्ट होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमने किडनी की बात की, पेंक्रियाज की बात की, ओरल कैविटी की बात की, लैरिंक्स की बात की है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की है, टूथ डिके की बात की है, तो ये आप उसमें लिखेंगे।
दूसरा बहुत ज़्यादा कॉमन नोट आता है कि राइट डिटेल नोट ऑन एस्मा। एस्मा में उसके आप सिम्टम्स के बारे में, डेफिनेशन, कॉजल एजेंट्स और ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल से लिखें तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन निमोनिया एंड डबल निमोनिया। तो द इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड निमोनिया, इफ बोथ द लंग्स आर इन्फेक्टेड दैट इज कॉल्ड डबल निमोनिया, इसे कहते हैं, ठीक है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में 3 नंबर का आता है। जब भी डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आप सेंटर में लाइन लगाएं, एक तरफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस लिखें, एक तरफ जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लिखें और उसके पॉइंट्स को मेंशन करें। तो इस तरीके से यू विल हैव टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर जो लंग्स कैंसर के ऊपर नोट आ सकता है वो 5 नंबर का आ सकते हैं। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन तो उसके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। तो ए पार्ट में ज्यादातर आपके पास लंग कैंसर के ऊपर जो है वो 6 या 7 मार्क्स, 6 और 7 मार्क्स का जो है वो नोट आ सकता है। तो इसके साथ ही हमारे पास ये चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर के साथ लेक्चर नंबर 4 के साथ अपीयर होंगे और उसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट होम्योस्टेसिस इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म।